हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री का चैप्टर बनता है, चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर से जो भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बातें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। जो आप लोग कमेंट करते हैं सर मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है, आप मेरे को देखो मैं किस तरह से आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, किस तरह आपको समझा रहा हूँ। अब इस एक्टिविटी को तुम यूज करना, ठीक है ना, और इसको एकदम इंटरेस्ट लेकर पढ़ना। अब ये देखो ना, आपको भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है, मतलब कि जो भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका पूरे इतिहास के बारे में जानना है। तो पहले इंटरेस्ट पैदा करो कि मुझे जानना है इसके बारे में। जब तक आपके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, यू कैन नॉट रिमेंबर दिस, आपको याद ही नहीं होगा। कहानी जब तक नहीं समझेंगे याद नहीं हो पाएगा। तो आप देखो, कहानी किताब पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब 75% प्लस जो है आपको याद हो जाएगा, बातें समझ में आ जाएगी क्या बात है उस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल लगा, हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। सवाल है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया था? आपको पता असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अब थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन 1920-22, यानी कि 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में खत्म हुआ था। ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। प्रथम जन आंदोलन था ये, जो सबसे पहला जनता का आंदोलन था। सभी जनता ने इसको समर्थन दिया कि भाई साहब हम बिल्कुल असहयोग, मतलब हम समर्थन नहीं करेंगे, सरकार जो अंग्रेज सरकार था उसका हम खिलाफ है, उसका हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, कोई हेल्प नहीं करेंगे। गांधी जी का यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। आपको पता गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे, है ना। इस आंदोलन को समाज का हर वर्ग अपना समर्थन दे रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ में पुलिस थाना पर हमला कर दिया और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफी दुखी हुए, और चूंकि उनका आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक था, गांधी चाहते कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई हिंसा पैदा ना हो, उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगित कर लिया। मतलब देखो क्या है, गांधी जी जो है 1922 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, लोगों ने बहुत समर्थन किया, क्योंकि ये जो है सबसे पहला जन आंदोलन था। जनता मतलब पूरा समर्थन, हाँ हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि जनता ने भी अंग्रेजों का दुख दर्द झेला, अंग्रेजों का अत्याचार झेला है जनता ने भी, बाकी और सब लोग झेला, जनता लोग भी झेला अत्याचार, तो उनका सत्य था। और गांधी जी जो चला रहे थे आंदोलन, उनका मानना था ये आंदोलन जो चलेगा सत्य और अहिंसा के, मतलब सच्चाई वाला, और हिंसा नहीं होना है, मारपीट नहीं होना है, ठीक है ना। तब तो 2 साल तक चला, 20 में शुरू हुआ, 22 में जाके खत्म हुआ, 2 साल चला। फिर क्या हुआ, फिर एक घटना होता है 1922 में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम का एक जगह है, वहां पे चौरा चौरी नाम का एक पुलिस चौकी है, और वहां पे किसी प्रकार आंदोलन, चूंकि अंग्रेज का टाइम चल रहा था, भारत में राष्ट्रवाद फैला हुआ था, तो लोगों को दिलों में तो राष्ट्र के प्रति जो मोहब्बत था वो तो फैला हुआ था, हर जगह जहाँ पे आंदोलन हो ही रहा था। तो लोगों ने क्या किया, एक जगह आंदोलन हो रहा था चौरा चौरी के पास, वहां पे आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को जला दिया, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। अब इस प्रकार गांधी जी बोला कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम क्या कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये आंदोलन मेरा क्या अहिंसात्मक हो, कोई हिंसा ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, हिंसा हो रहा। ये इस प्रकार जो है गांधी जी को लगा ये सही नहीं रहेगा, तो इसको खत्म, मतलब वापस कर दिया। 1922 में इसको क्या कर दिया, वापस कर लिया गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लेना, इंग्लिश वाले। चलो अब देखो दूसरा हमारा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको सर इतना लंबा चौड़ा सर क्या है, आप जब लिखना बैठोगे ना, देखो आप जब कुछ किसी चीज के बारे में जो बोलते हो, एक्सप्लेन करते हो, अपने किसी दोस्तों के बारे में शिकायत करते हो, तो कभी आपने सोचा ये से सेंटेंस बोलना है, ये सेंटेंस मुझे बोलना है दोस्तों के बारे में, कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन जब शिकायत जब करते हो तो भाई जब भंडार के भंडार सेंटेंस निकलते रहता दिमाग से, निकल रहा तो निकल रहा। उसी प्रकार जब आप बातों को समझ जाओगे ना, पॉइंट को समझ जाओगे ना, तो जब लिखने पे आओगे ना तो आपकी कॉपी भर जाएगी, लेकिन आपका कलम नहीं रुकने वाला है। इसलिए बोलते हैं कलम तोड़ करके लिखना है एग्जाम में। देखो चंपारण सत्याग्रह, बिहार में एक जिला है चंपारण, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। अब पहले थोड़ा पढ़ते इसके बारे में क्या है। देखिए भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण जिला में ही शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जिसका कारण हुआ वहां के किसानों के ऊपर नील के बागान मालिकों का अत्याचार था। मतलब गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण जिला में था। ओके, एक्चुअली चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों, तो चंपारण के जो किसान लोग थे उस पर जो है अत्याचार हो रहा था, है ना। जो नील के बागान के जो मालिक था ना, मालिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा था,
नील के जो बागान के जो मालिक थे, उस समय चंपारण में बागान व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही थी। नील की खेती होती थी बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि अंग्रेजों का दौर था। नील के साहबों ने अपनी कोठियां स्थापित कर रखी थी। ये किसानों को तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। इस व्यवस्था के द्वारा किसानों को अपनी सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तिनकठिया प्रणाली अंग्रेजों ने लागू कर दिया था कि भाई साहब किसानों, आपको तिनकठिया रूल अपनाना पड़ेगा। मतलब ये कि 3 कट्ठा जमीन है तो 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा में क्या, जैसे माने कि 1 कट्ठा तो 20 धूर होता है कि नहीं, 3/20 का मतलब 20 धूर, या अगर 1 बीघा है तो 20 कट्ठा में आप 3 कट्ठा नील की खेती उगाइए, है ना। या 1 कट्ठा आपके पास तो 20 धूर में 1 कट्ठा होता है, तो 20 धूर में जमीन में 3 धूर जो है नील की खेती उगाइए। अब इसमें होता यह था कि किसान नील उपजाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती थी। एक बार अगर नील की खेती हो जाए तो दोबारा 3-4 साल के लिए छोड़ दीजिए, फिर जमीन पे कोई खेती नहीं हो पाएगी, कोई उपजाऊ फसल ही नहीं हो पाती थी। अब उर्वरक शक्ति ही कम हो जाती थी। किसानों को उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता था, उससे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई। जो भी काम करता था उसका कीमत उसको नहीं मिल पाता था, है ना। उसका स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। फिर का उनके अलावा इसके अलावा किसानों को बेगारी का बागान मालिकों द्वारा कराई जाती थी, बेगारी भी करवाया जाता था बागान के मालिकों द्वारा। उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण भी किया गया। इससे किसानों की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी। इन्हीं बातों को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया और लास्ट में 1918 में चंपारण के एग्रेरियन कानून पारित कर नील्हों का अत्याचार रोक दिया। नील्हों बोला गया जो नील की खेती करते थे, उसको बोलता नील्हों। तो नील्हों का अत्याचार रोक दिया गया एवं 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त कर दिया। तो क्या समझे इस सवाल से? चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला से हुआ। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था, है ना। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ के किसानों के ऊपर जो है अंग्रेजों के प्रति जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। अपना लैंग्वेज बोलो, ये तो लिखने वाला बात है, लेकिन लिखने के थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। लिखने के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड होता तो मजा आता है। तो अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और किसान करना नहीं चाहते थे। अगर किसान एक बार नील की खेती कर लेते थे तो वो जमीन बंजर हो जाती थी, उर्वरक शक्ति कम हो जाती थी। अब भाई साहब किसान जो है जबरदस्ती 3 कट्ठिया प्रणाली लागू कर दिया था कि 1 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको उगाना है। तो किसान बहुत प्रॉब्लम में आ गया, उसको सही से मेहताना नहीं मिल पाता था। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई, दयनीय हो गई। उससे बेगारी का काम भी करवाया जाता था। लास्ट में किसानों से रहा नहीं गया, फिर गांधी जी से आके मिले और गांधी जी चंपारण सत्याग्रह शुरू किए। तो लास्ट में जो है देखिए एक कानून बनाया गया, एग्रेरियन कानून पारित किया गया नील्हों के अत्याचार पर और रोक लगा दिया। 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त कर, भाई साहब 3 कट्ठिया प्रणाली वगैरह नहीं चलेगा। ओके, तो ये था चंपारण सत्याग्रह। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत बातें समझ में आ गई। और देखो आपको ना ऑब्जेक्टिव तो खैर इस चीज से आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव को रटने पे ध्यान भी नहीं देना है जी। चलो, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल पूछता है, आप आराम से बता सकते। दांडी यात्रा, इसके बारे में जानेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर होगा। देखिए दांडी यात्रा क्या है भाई, कि दांडी यात्रा, दांडी जो कि गुजरात में पड़ता है, 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए की गई थी। नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था, गांधी जी से अन्याय समझते थे, अतः दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून भंग कर दिया। परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो अंग्रेजों ने नमक बनाने पर रोक लगा दिया था। अब ये जो छोटे मोटे जो व्यापारी थे जो नमक बनाते थे, उनका रोजी रोजगार चल रहा था उस धंधा से। अब अंग्रेजों ने रोक लगा दिया कि भाई साहब कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो जो रोजगार जो चल रहा था वो भी ठप हो गया। तो गांधी जी से जो है अन्याय समझिए, फिर अन्याय हो रहा। अब अन्याय हो रहा तो क्या करेंगे? गांधी जी आंदोलन, गांधी जी का पावर था आंदोलन करो, है ना। दांडी से चला 78 यात्रियों के अपना 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च को निकला 1930 को, और कहां पहुंच गया? दांडी पहुंच गया, है ना। साबरमती से निकला और दांडी पहुंच गया। दांडी पहुंचा और दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बना दिया। नमक बनाया तो उसके साथ जहां जहां नमक बनाने का जगह था सब लोगों ने नमक कानून तोड़ दिया। अब इसके तोड़ते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो आपको सवाल पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, दांडी यात्रा कब हुआ, नमक कानून कब हुआ, आराम से बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये छोटा सा सवाल था, ये ज्यादा बड़ा है नहीं। आप समझ, रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं जी? देखिए, रॉलेट एक्ट एक काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून बनाया था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे।
ये तो बात समझ गए। अब देखिए रॉलेट एक्ट हुआ क्यों था। तो जब भारत में राष्ट्रवाद चल रहा था तो लोगों के दिलों में जो है ना एक प्रेम था कि हमको आजाद करवाना भारत को, है ना, भारत को आजाद करवाना है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जो क्रांतिकारी जो बढ़ रहे हैं, जगह जहां पे हम अंग्रेजों को लूटा जा रहा, मतलब अंग्रेजों पे हमला किया जा रहा, अंग्रेजों पे आपने पढ़ा है ना, जो काकोरी डकैती, रेल को लूट लिया, है ना, तो अंग्रेजों को परेशान करने के लिए भागे यहां से। तो देखा यार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या किया, एक कानून ला दिया, रॉलेट एक्ट। गांधी जी बोले कि ये कानून काला कानून है भाई, क्योंकि इस कानून में कोई अपील नहीं कर सकता था, कोई दलील नहीं दे सकता था और कोई वकील नहीं इस पर वकालत कर सकता था। ये कानून का नियम था कि कोई दलील नहीं काम करेगा। बोलते ना दलील दे रहे हैं, ये सही किया, ये गलत किया, कोई दलील नहीं काम करता था, है ना, कोई अपील नहीं कर सकता है। हम हाई कोर्ट में जाके अपील कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे, ऐसा कोई नहीं, और कोई वकील भी काम नहीं करेगा। इसमें नियम बना था, कानून ये था कि अगर इस सरकार को थोड़ा भी शक होता था कि ये जो है ना क्रांतिकारी है, पकड़ो और जेल में डालो। तो ये बहुत खतरनाक कानून था। इसी से रिलेटेड है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ओके जी, देखिए जो कि मैं सवाल दे, जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन समझिए। अब समझते हैं जालियांवाला बाग। तो जालियांवाला बाग रॉलेट एक्ट से रिलेट होता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, जालियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मतलब जो रॉलेट एक्ट हुआ था बहुत लोगों को पकड़ा गया था, गिरफ्तार करके जेल में भर दिया गया था। उसमें दो सबसे बड़ा पंजाब के थे क्रांतिकारी, सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब ये दोनों जब गिरफ्तारी हुआ ना, तो एकदम आगे की तरह एकदम ये एकदम सनसनीखेज की तरह एकदम न्यूज फैल गया, लोगों में एकदम बहुत और क्रोध, लोग और क्रोध हो गए कि यार ये क्या हो गया, जो हमारा मेन नेता है वही जो है कैद हो गया। अब विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा रही थी। सभा में पूर्णतः शांति थी इस समय। अब देखो सभा एक अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग, है ना, वहां सभा हो रही थी। वहां एक पंजाब का एक पर्व था, बैसाखी नाम का पर्व। तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को मारा बिना निहत्थे, कोई डंडा बंदूक नहीं, निहत्थे लोग थे, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे कि भाई ये सब गलत हुआ। 13 अप्रैल 1919 को। अब इसी समय जो वहां का जो जनरल डायर था, वहां का जो जनरल था, उस इलाका का जो जनरल था, अंग्रेजों अक्सर क्या है, अंग्रेज अफसर आया और एकमात्र प्रवेश द्वार था, अपने बिना कोई चेतावनी दिए जो है स्थगित निहत्थे, उपस्थित निहत्थे जनता पर गोलियां चला दी। अब एक तो दरवाजा ही था, आया और गोली चला दिया, अपने जो फौजी था उसको ऑर्डर दे दिया गोली चलाने के लिए। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक करीब हुआ, 116 से 50 राउंड हुआ, फलता बहुत कम दिया हुआ, 179 गलत, 1000 आदमी कम से कम मारे गए। बहुत दर्दनाक वाकया रहा। आप लिखना 1000 करीब लगभग लिखना, लगभग 1000 मारे गए और इतने लोग घायल भी हुए। अत्याचार की हद तब हो गई जब पंजाब में फौजी कानून लागू कर दिया। फौजी कानून समझते हैं, अब फौजी सब कुछ करेगा, फौजी जिसको देखा मार देगा, ये फौजी कानून, मार्शल लॉ जिसको बोलते हैं। पंजाब में हुआ अत्याचार की खबर पूरे देश में फैल गया, लेकिन फौजी कानून से जनता आतंकित नहीं हुए, डरे नहीं। तुरंत बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में शुरू हो गया था, है ना। असहयोग क्या, हम सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। डायर की बेमिसाल क्या पशुता और जानबूझकर किए गए नरसंहार से अंग्रेजों की आत्मा कांप उठी थी। क्या खाक कांप उठेगा उसको, है ना, वो तो उसी का आदमी था। उन्होंने भी इसकी निंदा की थी और इस घटना के विक्षुब्ध होकर गांधी जी ने केसरी हिंद, ये इंपोर्टेंट, गांधी जी ने केसरी हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया, नाइटहुड की उपाधि जिसको बोलते सर की उपाधि, ठीक है ना। और इसी के बाद जो है एक समिति का भी गठन होता है जिसको बोलता है हंटर समिति, उसको जांच करने के लिए। जांच क्या होगा, उसी का आदमी, उसी के राजा, उसी के आदमी, उसी का शासन, तो खाक जांच करेगा, लोगों को सतवा दे भाई जांच करते हैं, ये होगा वो होगा, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो बस यही था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको मेन पॉइंट क्या है, सत्यपाल किचलू, सैफुद्दीन, सत्यपाल और सैफुद्दीन, ये दो नाम बहुत, इसको गिरफ्तार किया, पूरा सनसनीखेज फैल गया। अब लोगों ने उसके प्रति जो आंदोलन शुरू कर दिया, भाई इसको बेकार कर गिरफ्तार किया, ये गलत है ना। अब जब किया तो जनरल डायर को पता चला लॉ के लिए इन लोग कुछ मुखबरी काम कर रहा है ना, कुछ खुफिया काम कर रहा, गोली चलाना शुरू कर दिया बिना ऑर्डर का। बहुत लोग मारे गए, कुआं भी था बीच में यार, बीच में कुआं, बहुत लोग गिर गए, वहां पे बहुत लोग मारे गए। तो ये सब काम हुआ। इसको होने के बाद वहां पे मार्शल लॉ भी लगा दिया गया था। पूरा सनसनीखेज पूरा भारत में फैल गया ये आंदोलन, जगह जगह पे आगजनी होना शुरू हो गया। लास्ट में महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया, है ना, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके चलिए, हालांकि इसका आंसर मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो देख लेना। और आखिरी सवाल ये है, दांडी यात्रा का उद्देश्य, ओ भाई ये तो वही सवाल, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था।
चलिए, तो अब आपको मैं एक सवाल देता हूं, एक होमवर्क देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट से बताएं। अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो मेरे कमेंट का आंसर दीजिएगा। होमवर्क आपको ये लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या परिणाम है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ना, दांडी यात्रा के बाद 1930, तो उसका परिणाम क्या है। आप लोग अगर याद है तो मुझे कमेंट करेंगे नीचे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम थे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ बातें समझ आ गई। एक आपको ना आइडिया लेना है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें। आपको बोलते हैं, बार बार कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद होगा। तो बस इसी प्रकार याद करना है। आप देखो, मैंने पढ़ाया तो मुझे रटना नहीं पड़ा, या मैं पहले से पढ़ के नहीं आया, आपको मैं पढ़ाया तो मुझे लग रहा कि बस अब तो बोल सकते हैं, हम भाषण दे सकते हैं। एंड यू कैन डू, आप भी कर सकते हो। बस एक बार एक सरसरी निगाह से एक बार पढ़ना पड़ेगा। कोई चीज को बोलने के लिए, कोई चीज को जानने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। एक विद्वान लोग जो कुछ बोलता है या भाषण देता है स्टेज पे, क्यों? पहले नॉलेज है उसके पास। तो आपको लिखने के लिए पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पॉइंट जानिए, बस एक्सप्लेन कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो, और आप लोग बहुत प्यार देंगे इस वीडियो पे। लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नीचे कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट के साथ मैं वो टॉपिक भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।